हेलो दोस्तों, तो मैं विशाल यादव स्वागत करता हूं आपके अपने विशाल लर्निंग एकेडमी पर। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का। तो चलिए देखने वाले हैं केमिस्ट्री में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो उसकी आज से हम क्या करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो चलिए चैप्टर नंबर 1 में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यही होता है मोलरता, मोलरता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज। इसके द्वारा जो पेपर में होता है न्यूमेरिकल पूछा जाता है या इसकी जो थ्योरी होती है वो पूछा जाता है। तो जो इसका न्यूमेरिकल होता है वो फार्मूला बेस होता है, तो न्यूमेरिकल को हम आसानी से कर सकते हैं और थ्योरी भी इसका बहुत आसान है, हम इसको आसानी से कर सकते हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे तो आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा इसी क्लास में। तो चलिए देखने वाले हैं हम। सबसे पहले देखेंगे मोलरता। समझिए मोलरता क्या होता है कि किसी बिलियन में, इसमें पहले या किसी बिलियन में 1 लीटर बिलियन में आयतन कितना होना चाहिए, 1 लीटर। तो किसी 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो सिंपल इसकी परिभाषा क्या है कि मोलरता क्या है, बिलियन के 1 लीटर में किसी लिए यहाँ पर लिख सकते हैं या छोड़ ही सकते हैं कि किसी बिलियन के 1 लीटर में बिलियन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम क्या करते हैं, मोलरता कहलाती है। किसी बिलियन के 1 लीटर में, जैसे कोई बिलियन है, जैसे यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, या क्या है हमारा कोई बर्तन है, इसमें कोई मान लेते हैं बिलियन है, इसमें क्या है हम भरे हैं शरबत, जैसे इसमें पानी है, इसमें नमक मिला दिए हैं, तो पानी और नमक का बिलियन क्या होता है हमारा, पानी और नमक का मिश्रण क्या होता है, बिलियन होता है। तो यही हमारा क्या है, बिलियन है, पानी और नमक का ये क्या है हमारा बिलियन। तो बिलियन में विलेय के 1 मोल, किसी बिलियन के 1 लीटर में, ये मान लीजिए 1 लीटर बिलियन है, 1 लीटर में बिलियन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या। विलेय पदार्थ यानी जो कम मात्रा में, बिलियन में 2 घटक होते हैं ना, एक विलेय होता है और विलायक होता है। विलायक क्या होता है, जो अधिक मात्रा में होता है वो विलायक होता है, जो कम मात्रा में होता है वो विलेय होता है। तो इसमें विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो जो विलेय पदार्थ घोले हुए हैं इसमें क्या है, चीनी और जल का मिश्रण है। तो मान लीजिए चीनी क्या है, थोड़ी सी मात्रा मिलाएंगे ना इसमें चीनी की, और जल क्या है अधिक मात्रा में, यानी जल क्या है विलायक है, और चीनी की मात्रा थोड़ा सा है वो क्या है विलायक है। यानी जो जल के मोलों की संख्या होगी इस बिलियन के 1 लीटर आयतन में, जल के मोलों की संख्या, जो जल नहीं इसमें क्या मिला है, चीनी। तो चीनी के मोलों की संख्या, क्योंकि यहाँ पर विलेय बोला है ना, तो विलेय पदार्थ तो उसमें क्या होगा, जो चीनी होगा वही क्या होगा हमारा विलेय पदार्थ होगा। यानी विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोलरता कहलाती है। तो सिंपल परिभाषा है, समझ गए होंगे। इसे कि देखिए कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, तो मोलरता बराबर क्या होती है, विलेय के मोल, अभी बताया विलेय के मोल, मोलों की संख्या और बटे बिलियन का आयतन हो जाएगा। तो बिलियन का आयतन लीटर में होता है। यहाँ पर विलेय के मोल हम तो पढ़े हैं, 9th में पढ़े होंगे कि विलेय का मोल क्या होता है, और ग्राम में भार बटा क्या होता है, अणु भार होता है। तब देखिए विलेय के मोल को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम में भार बटे अणु भार के रूप में लिख सकते हैं। यानी ए लिखे, ये क्या है विलेय का ग्राम में भार, ये क्या है विलेय का अणु भार है। उसके बाद लिखेंगे इंटू, देखिए जो बिलियन का आयतन है वो यहाँ पर क्या है लीटर में है, तो उसको ml में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000 से जो इसमें डिवाइड करेंगे ना, बिलियन के आयतन में 1000 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 100 क्या चला जाएगा हमारा, ऊपर चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा 100 बटे भी यानी क्या होता है, आयतन होता है, और क्या होता है मिलीलीटर में यहाँ पर आयतन होगा। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मिलीलीटर में होगा, जब ये 1000 से आप डिवाइड नहीं करेंगे तो आप इसको लीटर में ही लिखेंगे। जब 1000 ऊपर लिखेंगे तभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मिलीलीटर में लिखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए यहाँ तक मोलरता समझ में आ गई। तो चलिए मोललता पर समझते हैं कि मोललता किस पर निर्भर करती है। मोललता द्रव्यमान होता है कि क्या होता है, इसमें विलायक होता है, इसमें विलयन नहीं होता है। किसी विलायक के 1 किलोग्राम में, 1 किलोग्राम विलायक में बिलियन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो सिंपल परिभाषा है, किसी 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में बिलियन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या तो हम क्या कहते हैं, मोललता कहलाती है। और देखिए इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। चलिए मोललता क्या होती है, स्मॉल एम बराबर विलेय के मोल, वही नॉर्मल जो इसमें विलेय के मोल इसमें भी है, इसमें विलेय के मोल ही है, और जो इसमें बिलियन का आयतन था इसमें क्या हो जाएगा, विलायक का द्रव्यमान। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये विलयन नहीं है, विलायक है। क्या है, विलायक। जैसे इसमें घोले है ना, ये पूरा क्या हो गया हमारा मिश्रण, जो जल और जो चीनी घोले हैं, तो जल और चीनी का मिश्रण जो है वो क्या आएगा हमारा बिलियन हो गया। तो इसमें जो
जल है वो क्या है, विलायक, यानी 1 किलोग्राम हमें पहले से विलायक लेना पड़ेगा, तब हम उसमें क्या घोलेंगे, जो चीनी है वो घोलेंगे, चीनी की विलेय मात्रा, चीनी को हम घोलेंगे तो 1 किलोग्राम विलायक पहले से ही लेना पड़ेगा। तो वही बोला है इसमें, विलेय के मोल, यानी जो चीनी घोले हैं तो वो चीनी के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान, यानी जल जो है उसमें विलायक है उसको पहले से 1 किलोग्राम लेना पड़ेगा, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, मोललता, यानी किसी 1 किलोग्राम शुद्ध विलायक में विलीन विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। और देखिए इससे भी विलेय के मोल है, तो विलेय के मोल क्या होता है, ग्राम में भार बटे अणु भार, तो ग्राम में भार को हम WA से प्रदर्शित करते हैं, तो W बटा क्या हो जाएगा, MA हो जाएगा। ए किस क्या प्रदर्शित करता है, हम ए मान सकते हैं, ए क्या है हमारा, विलेय है, विलेय है ए, यानी विलेय का अणु भार WA और विलेय का ग्राम में भार WA और विलेय का अणु भार MA हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में है, यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान क्या है, किलोग्राम में है, तो किलोग्राम में है तो इसको ग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1000 क्या चल जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्राम में हो जाएगा। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तभी यहाँ पर ग्राम लिखेंगे, वह अन्यथा यहाँ पर ग्राम नहीं क्या लिखेंगे, किलोग्राम लिखेंगे, और ऊपर 1000 नहीं लिखेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो इसको ग्राम में लिखना पड़ेगा। न्यूमेरिकल में यही सबसे दिक्कत होती है, कहीं जो न्यूमेरिकल होता है उसमें दिया होता है किलोग्राम में, हम ग्राम में सीधे चेंज उसको नहीं करते हैं और सीधे ग्राम में इसे यहाँ पर ही रख देते हैं। देखिएगा उसमें ध्यान से करिएगा, क्योंकि उसमें किलो का कभी कभी किलोग्राम में दिया होता है तो उसको ग्राम में चेंज करके तब यहाँ पर रखिएगा, अन्यथा सवाल आपका गलत हो जाता है, इसीलिए। अब चलिए यहाँ तक तो आपको मूललता समझ में आ गया होगा। अब चलिए नॉर्मलता समझते हैं। नॉर्मलता क्या होती है, तो यह भी होता है किसी बिलियन के 1 लीटर आयतन में विलीन विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या। इसमें क्या होता है, तुल्यांकों की संख्या, सब में क्या होगा, मोललता होती है, जो मोलों की संख्या होती है, और इसमें क्या होती है, तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। तो देखिए किसी बिलियन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को हम बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। किसी बिलियन के 1 लीटर में विलीन विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या को हम क्या कहते हैं, बिलियन की नॉर्मलता कहते हैं या नॉर्मलता कहलाती है। और देखिए इसे स्मॉल कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एन से नहीं। स्मॉल एन से क्या होता है, मोलों की संख्या को प्रदर्शित किया जाता है स्मॉल एन से। इसे नॉर्मलता को किससे दर्शाते हैं, कैपिटल एन से। तो देखिए नॉर्मलता बराबर क्या होते हैं, विलेय के तुल्यांकों की संख्या। क्या होता है, यहाँ पर क्या लिखे हैं, विलेय पदार्थ के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यानी तुल्यांकों की संख्या लिखे हैं, तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे बिलियन का आयतन, यानी पूरा क्या है, 1 लीटर बिलियन का आयतन है, तो लिखेंगे बिलियन का आयतन। अब बिलियन का आयतन हो गया। अब देखिए विलेय के तुल्यांकी भार, तुल्यांकों की संख्या कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर तुल्यांकी भार सबसे पहले समझ लिए कैसे निकालेंगे, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब तुल्यांकी भार निकालना सीख जाएंगे ना, तो ये नॉर्मलता आपको बहुत आसान लगने लगेगा। चलिए देखते हैं तुल्यांकी भार कैसे निकालेंगे पहले, तब उसके बाद ये समझेंगे। देखिए तुल्यांकी भार 3 चीज का निकलता है, अम्ल का निकलता है, क्षार का निकलता है और लवण का निकलता है। तो सबसे पहले अम्ल का तुल्यांकी भार निकालेंगे। देखिए अम्ल का तुल्यांकी भार निकालने के लिए जो अम्ल दिया होता है, मान लीजिए HCl है ना, इसको हटाते हैं, अम्ल है, मान लीजिए HCl है, HCl अम्ल है, तो HCl अम्ल है ना, तो अम्ल का जब तुल्यांकी भार E निकालना है, तुल्यांकी भार को किसे दर्शाते हैं, कैपिटल E से दर्शाते हैं। तो कैपिटल E बराबर क्या हो जाए, अम्ल का अणुभार बटा विस्थापित हाइड्रोजन आयन। तो अम्ल का अणुभार यानी HCl, तो HCl का अणुभार क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 और क्लोरीन का 35.5 हो जाएगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 36.5 हो जाएगा अम्ल का अणुभार बटे विस्थापित हाइड्रोजन आयन। ये इसमें हाइड्रोजन आयन कितना विस्थापित होगा, H प्रधान 1 में विस्थापित होगा, तो इसलिए बटा में 1 कर देंगे। क्या हो जाएगा इसका 36 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा तुल्यांकी भार। उसी तरह हम निकालेंगे और अम्ल क्या हो जाएगा हमारा, HCl हो गया, हम HCl ले सकते हैं और H2CO3 लिख सकते हैं। हाँ, ये भी क्या है, हमारा अम्ल है। जब इसका भी हम क्या निकालेंगे, तुल्यांकी भार निकालेंगे ना, तो इसका अणु भार लिखेंगे, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16, तो 16 48 और 12 और 2 दोनों का सबको ऐड करके और उसका क्षार का
अम्ल का अणुभार, इसका अणुभार निकालेंगे, अणुभार को ऊपर रखेंगे। आज विस्थापित हाइड्रोजन आयन, देखिए यहाँ से हाइड्रोजन कितना विस्थापित होगा 2, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है ना, यहाँ पर हाइड्रोजन कितना विस्थापित होगा 2। तो हम क्या करेंगे, विस्थापित हाइड्रोजन आयन यानी 2 से डिवाइड कर देंगे इसके अणुभार में, तो हमारा क्या हो जाएगा, तुल्यांकीय भार प्राप्त हो जाएगा अम्ल का। देखिए क्षार का इसी तरह है, जैसे अम्ल का है वैसे ही क्षार का है। जैसे क्षार का देखिए, क्षार का अणुभार निकालने के लिए, क्षार तुल्यांकीय भार निकालने के लिए क्या लिखेंगे, क्षार का अणुभार बटे विस्थापित OH पर माइनस आयन। इसमें उसमें क्या होता था, H पर धन आयन होता था, और इसमें क्या होता है, OH पर माइनस आयन होगा क्षार में। अब देखिए NaOH जैसे है, NaOH, तो NaOH का सबसे पहले अणुभार निकालेंगे, तो NaOH का अणुभार निकालकर और विस्थापित OH पर माइनस आयन, जो OH है इसमें OH कितना है, 1 है, तो विस्थापित जो OH आयन विस्थापित होगा वही हम नीचे रख देंगे, यानी जो इसका अणुभार होगा उसमें हम विस्थापित OH आयन से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, क्षार का तुल्यांकीय भार प्राप्त हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर तो OH पर माइनस आयन 1 है, तो इसलिए जो उसका क्षार का अणुभार होगा वही हमारा तुल्यांकीय भार के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई अंतर पड़ेगा नहीं। और उसी तरह हम क्या देखते हैं, NaOH हो गया, और क्या हो जाएगा, NaOH हो गया, KOH आप ले सकते हैं, KOH ले लिए, NaOH ले लीजिए, या MgOH का होल ट्वाइस ले लीजिए, MgOH का होल ट्वाइस। अब इसी तरह इसका मैग्नीशियम और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों का क्या अणुभार निकालकर MgOH का अणुभार निकालेंगे, तो ऊपर लिखेंगे, और जो हाइड्रोजन विस्थापित होगा यानी OH पर माइनस आयन, OH पर माइनस आयन कितना विस्थापित होगा 2, तो इसलिए हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्षार का तुल्यांकीय भार आसानी से प्राप्त हो जाएगा। चलिए ये क्षार का समझ गए होंगे, तुल्यांकीय भार E। और लवण का तुल्यांकीय भार कैसे निकालेंगे, मान लीजिए लवण क्या है, NaCl है, KCl है, Al2CO3 है, Al2CO3, NaCl हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया। देखिए लवण का तुल्यांकीय भार निकालेंगे, लवण का अणुभार लिखेंगे, जैसे ये Na2CO3, NaCl और KCl, इनका अणुभार निकालेंगे, Al2CO3 का अणुभार निकाल कर ऊपर रखेंगे, और जो इसमें आयनों की संख्या, किसी एक आयनों की संख्या, जैसे यहाँ पर एल्युमिनियम Al2CO3 का होल थराइज है, देखिए Al2CO3 का होल थराइज है, तो एल्युमिनियम के आयनों की संख्या 3 है और CO3 के आयनों की संख्या, तो दोनों का योग करके हम उससे डिवाइड कर देंगे। क्या करेंगे, Al2CO3 एल्युमिनियम के कितने आयन है, 3 आयन है, और CO3 के कितने आयन है, 2 आयन है, तो दोनों का योग करके हम उससे डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा Al2CO3 का तुल्यांकीय भार आ जाएगा। और देखिए NaCl का अब निकालेंगे अणुभार, और इसके आयनों से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, लवण का तुल्यांकीय भार प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे आई होप आप सब समझ गए होंगे क्या अम्ल, क्षार और लवण का तुल्यांकीय भार हम कैसे निकालते हैं। देखिए यही तो यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, विलेय का तुल्यांकीय भार। तो विलेय का तुल्यांकीय भार निकलने के लिए विलेय का अणुभार लिखना पड़ेगा ना, विलेय का ग्राम में भार बटा उसका तुल्यांकीय भार, तो विलेय का ग्राम में भार बटा तुल्यांकीय भार। तो तुल्यांकीय भार समझ गए होंगे कैसे निकाला जाता है। तो इंटू आयतन को किस में लिखेंगे, मिलीलीटर में यहाँ पर लिख लेंगे ना, तो मिलीलीटर में लिखेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 1000 इंटू ऊपर आ जाएगा बटे आयतन मिलीलीटर में। उसके बाद समझेंगे क्या है, मोलरता है, मोल प्रभाज है। तो मोल प्रभाज क्या होता है कि कोई मिश्रण होता है, किसी मिश्रण में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित संपूर्ण घटक के मोलों की संख्याओं का अनुपात ही हमारा क्या होता है, मोलों की संख्या का अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। तो किसी मिश्रण में उपस्थित एक घटक के मोलों की संख्या और मिश्रण के कुल घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को हम क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे मिश्रण, कोई भी मिश्रण है, मिश्रण में क्या होगा, विलेय होगा और विलायक होगा। द्विअंगी विलयन जैसे होगा, तो द्विअंगी विलयन में क्या होगा, एक विलेय होगा और एक क्या होगा, विलायक होगा। तो जैसे विलेय का, इसे मोल प्रभाज को किससे दर्शाते हैं, एक्स से दर्शाते हैं। मोल प्रभाज को किससे दर्शाएंगे, एक्स से दर्शाते हैं, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। तो विलेय का मोल प्रभाज निकालने के लिए जो अभी बताया कि क्या बताया कि जब विलेय का निकालेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या को अंश में रखेंगे और पूरे विलयन को मोलों की संख्या को क्या रखेंगे, हर में रखेंगे। और जब विलायक के मोल प्रभाज निकालेंगे तो विलायक के मोलों की संख्या को अंश में और पूरे विलयन के मोल प्रभाज को किस में लिखेंगे, हर में लिखेंगे। यहाँ तक तो समझ गए होंगे विलेय और विलायक के मोल प्रभाज कैसे निकालेंगे। और जब विलेय और विलायक का मोल प्रभाज आपको निकल गया तो आंसर की जांच करना है कि आंसर सही है कि नहीं। तो जब दोनों का XA और XB को जोड़ोगे तो क्या जोड़ोगे, XA प्लस
एक्स बी बराबर क्या आएगा, 1 आना चाहिए। जब एक्स ए और एक्स बी को जोड़ोगे तो बराबर 1 आना चाहिए। अगर 1 नहीं आ रहा है, दोनों को अगर हल किए हो, दोनों को अगर जोड़ रहे हो तो एक नहीं आ रहा है, तो हमारा क्या है, आंसर गलत है। अगर एक आ गया यानी आंसर सही है। आप इस तरह आंसर की जांच कर सकते हो, क्योंकि किसी भी मिश्रण का तुल्य जो मोल प्रभाज होता है वो 1 के बराबर होता है। उसमें कितना भी घटक हो, उस सभी घटक का मोल प्रभाज निकालकर अगर जोड़ रहे हो तो 1 के बराबर आ रहा है, तो वही तो हमारा क्या है, आंसर सही है, अन्यथा आंसर गलत है। आई होप आप सब कुछ आसानी से समझ गए होंगे। इसी क्लास में आपको कोई रटने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे ये सूत्र है इसी तरह हमारा क्या है, जो उसका परिभाषा है वही बस सूत्र पर डिपेंड है। तो आप सूत्र याद कर लेते हो तो आसानी से आप ये मोललता, मोलरता, नॉर्मलता और मोल प्रभाज को आसानी से समझ सकते हो। और तुल्यांक भार यहाँ से आसानी से भी समझ गए होंगे कि तुल्यांक भार क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस विशाल लर्निंग एकेडमी चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अन्यथा अगर समझ में नहीं आया हो तो आपके ऊपर है, आप पर डिपेंड करता है आप कैसे समझे हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।